शुक्रवार 16 अगस्त 1946 की सुबह जब कोलकाता जागा तो शहर का माहौल बहुत ही ज़्यादा टेंस और बेचैनी वाला था। तूफान से पहले की एक अजीब और भारी खामोशी, एक हैवी स्टिलनेस पूरे शहर पर छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भयानक होने वाला है। छिटपुट घटनाएं सुबह से ही शुरू हो गई थी। हालांकि हिंदू गुटों ने ताला ब्रिज, बेला-गछिया ब्रिज और दूसरे मेन रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दिए थे ताकि मुस्लिम रैलियों को शहर के बीच आने से रोका जा सके। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के लोग सुबह सुबह ही सड़कों पर निकल आए थे। उन्होंने जबरदस्ती हिंदू दुकानों को बंद करवाना शुरू कर दिया था। सुबह 11 बजे तक नॉर्थ कोलकाता की सड़कों पर भारी पथराव, चाकूबाजी और लाठीचार्ज शुरू हो गया था। हालात तब और बेकाबू हो गए जब हथियारों और गोला बारूद की दुकानों को निशाना बनाकर लूटा गया और वो हथियार दंगाई भीड़ में बांट दिए गए। पूरे शहर में बढ़ती हिंसा के बावजूद मुस्लिम लीग की विशाल जनसभा दोपहर 3 बजे शुरू हुई, जिसमें लगभग 1 लाख मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। यह एक हिंदू मेजोरिटी शहर में मुसलमानों का अपनी ताकत दिखाने के लिए एक विशाल प्रदर्शन था। लीग के ज़्यादातर समर्थक लोहे की छड़ों, लाठियों, चाकू और खाली कांच की बोतलें लेकर उस रैली में पहुंचे थे। रैली को चीफ मिनिस्टर एच.एस. सुहरावर्दी और ख्वाजा नजीमुद्दीन ने संबोधित किया। उनके स्पीचेज बेहद भड़काऊ थे। सुहरावर्दी ने भीड़ को आश्वस्त किया कि पुलिस और सेना के अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। उसने खुलेआम संकेत दिया कि पुलिस को रिस्ट्रेन कर दिया गया है और वह मुस्लिम लीग के समर्थकों के खिलाफ कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, जिससे हथियारबंद भीड़ को बेखौफ होकर कुछ भी करने की आज़ादी मिल गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विपिन त्रिपाठी और आज हम आपको बताने जा रहे हैं 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे और द ग्रेट कलकत्ता किलिंग की पूरी कहानी, जिसने यूनाइटेड इंडिया के सपने को चूर करते हुए भारत के बंटवारे को तय कर दिया। दोस्तों, डायरेक्ट एक्शन डे हुआ क्यों था? बंगाल और खासकर कोलकाता से ही इसकी शुरुआत क्यों हुई और इस कत्लेआम का भारत के विभाजन में क्या रोल रहा? इसको अच्छी तरह जानने के लिए कहानी को हमें थोड़ा पीछे से समझना होगा। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होते होते ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स लैंडस्केप पूरी तरह से बदल चुकी थी। वर्ल्ड वार के बाद का ब्रिटेन, जो युद्ध के बाद की थकान और इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, उसके लिए अपनी सबसे कीमती कॉलोनी भारत पर कंट्रोल बनाए रखना अब लगभग असंभव हो गया था। ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर क्लाइमेट एटली की नई लेबर सरकार का मेन गोल अब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता कराकर ब्रिटिश राज से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन तक ट्रांसफर ऑफ पावर तेज करना था। इस काम को पूरा करने के लिए मार्च 1946 में एक हाई पावर कैबिनेट डेपुटेशन नई दिल्ली आया। हालांकि कैबिनेट मिशन का टारगेट यूनाइटेड इंडिया के अंतर्गत शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता हस्तांतरण का फ्रेमवर्क तय करना था, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बहुत अलग और कॉम्प्लेक्स थी। एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अखंड भारत चाहती थी, और दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो मोहम्मद अली जिन्ना के लीडरशिप में एक अलग मुस्लिम स्टेट पाकिस्तान की मांग कर रही थी। जब कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और जब दोनों पार्टियों के बीच यूनिटी वर्सेस पार्टीशन पर कोई सहमति नहीं बन पाई, तब मिशन ने 16 मई 1946 को अपना एक खुद का प्रस्ताव रखा। इस प्लान ने मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की डिमांड को सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया। इसके बजाय एक 3 स्तरीय फेडरल स्ट्रक्चर का प्रस्ताव रखा, जिसमें एक कमजोर सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रांतों के समूह और व्यक्तिगत प्रांत थे। केंद्र के पास सिर्फ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और संचार यानी कम्युनिकेशन का कंट्रोल होना था, जबकि बाकी सभी पावर्स प्रांतों के पास रहनी थी। मुस्लिम लीग की ऑटोनॉमी की मांग को जगह देने के लिए प्रांतों को रिलीजियस मेजोरिटी के आधार पर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। सेक्शन ए हिंदू मेजोरिटी, जिसमें मद्रास, बॉम्बे सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार और उड़ीसा थे। सेक्शन बी में मुस्लिम मेजोरिटी नॉर्थ वेस्टर्न जोन, जिसमें पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और बलूचिस्तान थे। सेक्शन सी में भी मुस्लिम मेजोरिटी पूर्वी जोन था, जिसमें बंगाल और असम राज्य थे। इस प्लान में एक 389 मेंबर्स की संविधान सभा बनाने का भी फ्रेमवर्क था, जहां ग्रुप ए, बी और सी के रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग बैठकर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशंस पर
चर्चा करेंगे। हो सकता है बहुत से लोगों को अभी ये ना समझ में आ रहा हो, लेकिन आप वीडियो में बने रहें, आगे सब क्लियर हो जाएगा। शुरुआत में कैबिनेट मिशन प्लान को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इन प्रिंसिपल मान लिया था। मुस्लिम लीग ने इस प्लान को इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि सेक्शन बी और सी का ग्रुपिंग उन्हें फ्यूचर में एक डिफैक्टो पाकिस्तान की तरफ बढ़ने का रास्ता दिखा रहा था। हालांकि इस प्लान में ग्रुपिंग कंपलसरी है या नहीं, इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए कांग्रेस ने इस ग्रुपिंग को ऑप्शनल माना और यह तर्क दिया कि प्रांतों को अपनी मर्जी से किसी भी सेक्शन में शामिल होने या उससे बाहर निकलने का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग इस बात पर अड़ी थी कि यह ग्रुपिंग मैंडेटरी यानी होनी ही चाहिए, क्योंकि ए, बी और सी ग्रुप में जिस तरह प्रांतों को रखा गया था उससे जिन्ना को फ्यूचर में अलग पाकिस्तान का सपना सच होता दिख रहा था। बात इसी पर अटकी हुई थी, लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने इंडियन हिस्ट्री में डायरेक्ट एक्शन डे और भारत के विभाजन जैसा काला अध्याय जोड़ दिया। दरअसल 10 जुलाई 1946 को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्लियर किया कि संविधान सभा में शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस कैबिनेट मिशन प्लान के हर प्रोविजन से बंधी हुई है। नेहरू ने यह साफ कहा कि संविधान सभा एक सॉवरेन बॉडी होगी और वह कैबिनेट मिशन प्लान को बदलने और मॉडिफाई करने का राइट रखती है। एक तरह से उन्होंने कंपलसरी ग्रुपिंग को नकार दिया, लेकिन इस एक घटना ने एक बड़ा डिजास्टर पैदा कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू के भाषण को कांग्रेस द्वारा धोखेबाजी का एक और एग्जाम्पल माना। जिन्ना फ्रस्ट्रेशन के पीक पर थे। उन्हें यकीन हो गया था कि अंग्रेजों के जाने के बाद एक मजबूत और हिंदू डोमिनेटेड सेंटर मुसलमानों को साइड लाइन कर देगी और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। जिन्ना को लगा कि एक बार पावर ट्रांसफर हो गई और कांग्रेस सत्ता में आ गई तो कांग्रेस अपने पूर्ण बहुमत के बल पर कैबिनेट मिशन में दी गई रियायतों को खत्म कर देगी। इसके बाद जिन्ना ने 29 जुलाई 1946 को मुंबई में मुस्लिम लीग काउंसिल की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में 2 प्रस्ताव पास किए गए। पहले प्रस्ताव के साथ मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान से खुद को अलग कर लिया और दूसरे प्रस्ताव में एक नया रास्ता अपनाया, डायरेक्ट एक्शन। इस प्रस्ताव में डिक्लेयर किया गया कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम डायरेक्ट एक्शन का रास्ता अपनाएं ताकि पाकिस्तान हासिल किया जा सके। जिन्ना ने डिक्लेयर किया कि मुस्लिम लीग ने संवैधानिक तरीकों को अलविदा कह दिया है और अब उन्होंने अपनी पिस्तौल तैयार कर ली है। जिन्ना ने कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर आप युद्ध चाहते हैं तो हम बिना किसी हिचकिचाहट उसके लिए तैयार हैं। हम या तो डिवाइडेड इंडिया लेंगे या फिर डिस्ट्रॉयड इंडिया। अपने इस डिमांड पर जोर देने और जन समर्थन दिखाने के लिए मुस्लिम लीग वर्किंग कमेटी ने पूरे भारत के मुसलमानों से शुक्रवार 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाने की अपील की। आम जनता से कहा गया कि वह अपने सारे बिजनेस और कामकाज रोक दें और डायरेक्ट एक्शन में शामिल हों। अब डायरेक्ट एक्शन का सेंटर कोलकाता ही क्यों बना? दरअसल बंगाल एक हाईली पोलराइज्ड और अस्थिर राज्य था। पूरा बंगाल मोटे तौर पर एक मुस्लिम मेजोरिटी इलाका था, जहां लगभग 56% मुस्लिम और 42% हिंदू रहते थे। मुस्लिम ज्यादातर पूर्वी हिस्से जो आज बांग्लादेश है वहां रहा करते थे, लेकिन बंगाल की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कैपिटल कोलकाता मुख्य रूप से हिंदू मेजोरिटी शहर था, जहां 73% हिंदू, 23% मुसलमान और 4% दूसरे धर्मों के लोग रहते थे। इसके अलावा बंगाल पूरे ब्रिटिश इंडिया में अकेला ऐसा प्रांत था जहां मुस्लिम लीग सत्ता में थी और हुसैन सुहरावर्दी इस प्रांत का चीफ मिनिस्टर था। क्योंकि मुस्लिम लीग बंगाल में सत्ता में थी और उसके लिए अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना यहाँ सबसे आसान था, इसलिए जिन्ना सहित पूरी मुस्लिम लीग यही चाहती थी कि कलकत्ता में इस मूवमेंट को मैसिव पॉलिटिकल सक्सेस मिले ताकि लीग अपनी बार्गेनिंग पावर दिखा सके। इसके अलावा कोलकाता के सोशियो इकोनॉमिक हालात ऐसे थे कि एक छोटी सी चिंगारी भी भयंकर विस्फोट कर सकती थी। शहर अभी भी 1943 के विनाशकारी अकाल के असर से उबर नहीं पाया था।
उस अकाल के दौरान जब जरूरी चीजों की जमाखोरी और सरकार की गलत नीतियों की वजह से बंगाल के गांव में लाखों लोग भूखमरी से मारे गए, तब हजारों बेसहारा लोग अपनी जिंदगी बचाने की आस में कोलकाता आ गए। इस अकाल ने समाज के मोरल फैब्रिक को तोड़ दिया था और एक ऐसा अंडर क्लास पैदा कर दिया था जो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और निराशा से भरा हुआ था। शहर के ज्यादातर व्यापार, बिजनेस, संपत्तियां हिंदू हाथों में, खास तौर पर मारवाड़ी व्यापारियों के पास थी। हालांकि यह उनकी मेहनत से बनाई हुई संपत्ति थी, जबकि मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा बेहद गरीब था, जो स्लम्स में रहा करता था और मेहनत मजदूरी वाले काम करता था। शहर में गांवों से आने वाले मजदूरों की भरमार थी। डॉक वर्कर्स, कसाई, रिक्शा वाले, फैक्ट्री वर्कर्स जो अपने गांव और परिवारों से दूर खराब हालत में रहते थे और अपनी पहचान वालों या अपने मालिकों पर ही डिपेंडेंट थे, और यह एक ऐसा वर्ग था जिसे आसानी से मोबिलाइज किया जा सकता था। इधर जैसे जैसे 16 अगस्त का दिन करीब आया, पॉलिटिकल डिस्कोर्स अब धार्मिक भड़कावे में बदल चुकी थी। लोकल अखबारों, पैम्पलेट्स और भड़काऊ भाषणों से शहर का माहौल और ज्यादा जहरीला हो गया था। मुस्लिम लीग के कट्टरपंथी गुटों और मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड ने ऐसे पैम्पलेट बांटे जो खुलेआम धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे थे। एक उर्दू पर्चा जिसका टाइटल था कौमी जंग का ढोल बज गया, उसमें सभी मुस्लिम युवाओं को राष्ट्रीय संघर्ष के लिए तैयार रहने को कहा गया। एक पैम्पलेट में लिखा था, रमजान के इसी महीने में 313 मुसलमानों ने अल्लाह की फजल से बद्र की जंग में काफिरों पर जीत हासिल की थी। हम भी इसी रमजान के महीने में अल्लाह के नाम पर जिहाद शुरू कर रहे हैं। इधर जिन्ना की घोषणा के बाद सुहरावर्दी ने बंगाल में 16 अगस्त को पब्लिक हॉलीडे घोषित कर दिया। गवर्नर सर फ्रेडरिक बरोज ने इस मांग को मंजूरी दे दी, लेकिन इस डिसीजन ने हालात और बिगाड़ दिए। 16 अगस्त 1946 रमजान महीने के जुम्मे का दिन था। सुबह से ही माहौल ऐसा था मानो पूरा कलकत्ता शहर बारूद के ढेर पर बैठा हो। बस एक चिंगारी और सब कुछ राख हो जाएगा। मुस्लिम लीग के लोग सड़कों पर निकल आए थे। उन्होंने जबरदस्ती हिंदू दुकानों को बंद कराना शुरू कर दिया था। इसी बीच दोपहर 3 बजे मुस्लिम लीग की रैली में बड़ी संख्या में मुसलमान इकट्ठा हुए। वहां उन्हें भड़काया गया और जैसे ही वह रैली खत्म होकर लौटी, भीड़ ने सीधे कोलकाता के बीचों बीच तबाही मचाना शुरू कर दिया। रैली के बाद हिंसा की इस पहली लहर ने सांप्रदायिक पागलपन की हद पार कर दी। दुकानों को लूट लिया गया, पूरे शहर में आगजनी की गई और सड़कों पर अंधाधुंध लोगों का कत्ल किया गया। दिन ढलने के साथ साथ दंगे का रूप तेजी से बदलने लगा था। देर दोपहर तक पॉलिटिकल स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट की जगह शहर के निचले तबके के लोग, जिनमें दूध वाले, रिक्शे वाले, ठेले वाले और कुछ खतरनाक किस्म के गुंडों ने ले ली थी। 16 और 17 अगस्त की रात के अंधेरे में नॉर्थ कोलकाता की सकरी गलियों में कत्लेआम का नंगा नाच हुआ। इधर 16 और 17 अगस्त को सुहरावर्दी लगातार पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद रहा। ऐसा कहा जाता है कि 16 अगस्त से पहले ही पुलिस डिप्लॉयमेंट में जानबूझकर फेरबदल किया गया था। दावा किया जाता है कि उस दौरान हिंदू अफसरों को छुट्टी पर भेज दिया गया और बंगाल के 24 में से 22 पुलिस हेडक्वार्टर्स में पठान और हिंदुस्तानी मुस्लिम ऑफिसर्स को तैनात कर दिया गया, ताकि मुस्लिम लीग की भीड़ का विरोध कम से कम हो। सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी ना के बराबर थी। रात होते होते शहर का नजारा और भयानक होता चला गया। विवेकानंद रोड और सेंट्रल एवेन्यू चौराहे पर एक छोटी सी गली में लगभग 50 हिंदू बिहारी रिक्शा वालों को घेर कर बेरहमी से मार दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स तो बताती हैं कि जैसे ही दंगे शुरू हुए, लोकल लोहारों ने अपने घरों में लगातार हथियार बनाने शुरू कर दिए। कंक्रीट की इमारतों से लोहे की छड़ें चुराकर उन्हें दोनों सिरों पर नुकीला किया गया, जिससे वे बेहद खतरनाक और जानलेवा हथियार बन गए। इस हिंसा में किसी को नहीं बख्शा गया। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों तक का अंधाधुंध कत्ल किया गया। मारने के बाद लाशों को जगह जगह फेंक दिया गया। हुगली नदी में, शहर की नहरों में, गलियों में और सीवर पाइपों में धकेल दिया गया, जिससे शहर का ड्रेनेज सिस्टम तक चौक हो गया। इसके अगले दिन हिंदुओं ने रिटेलिएट किया। फिर आगे गोपाल चंद्र मुखर्जी, गोपाल पाठा की कहानी भी आती है कि कैसे उन्होंने हथियार उठाकर मुस्लिम लीग और सुहरावर्दी सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया। बाद में ब्रिटिश आर्मी ने मोर्चा संभाला, कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्रेट कलकत्ता किलिंग ने हिंदू और मुस्लिम को इस कदर बांटा
जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकी। नोआखली और बिहार के दंगों ने इस खाई को और चौड़ा कर दिया था, जिसका नतीजा भारत के बंटवारे के रूप में सामने आया। इस पूरी घटना के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस कहानी के दौरान बहुत सी ऐसी घटनाएं थी जिनको हमने इस वीडियो में पूरा कवर नहीं किया, जैसे नोआखली जेनोसाइड, गोपाल पाठा की स्टोरी और बिहार में उसी दौरान हुआ नरसंहार। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इन पर सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।